सो हाय एवरीवन एंड वेलकम। सो आई थिंक आज का कॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी start with a quick disclaimer. So this presentation is for informational and educational purpose only and should not be considered as a recommendation or advice. We only help members to learn about various listed companies and their recent developments. Financially Free or any other team or my team members are not SEBI registered advisor. We do not provide any investment advice. Please consult your financial advisor or qualified professional before making any investment decision based on this data. So शुरू करते हैं। ओके। सो आई थिंक काफ़ी लोगों को ये क्वेरी है। सो बेसिकली आज के सेशन में हम तीन चीज़ों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हम ये बात करेंगे कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन एक मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है रिगार्डिंग द मार्केट, कौन से मेजर विनर्स हो सकते हैं, मेजर लूजर्स हो सकते हैं, जो भी वॉर चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। एंड देन काफ़ी लोगों को कुछ देर वर अदर क्वेश्चंस अदर देन you know so there were some stock specific questions. There were questions related to my portfolio about the process. So I categorized all the question into 17 kind, basically various categories, and I'll try to cover all the categories one by one. So let's get going. So let me quickly open the presentation that I prepared. Just one second. Sorry, my laptop is giving me a little bit of trouble. Yeah, sorry, just give me one second. Yeah. सो आई थिंक सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई जो हमारा ये ईरान और इसराइल का, अब तो यूएस भी कूद गया है, जो वॉर चल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट है। इस इससे बेसिकली एट अ हाई लेवल नंबर्स में क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टोरीज तो हर जगह पे सुनने को मिल रही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, ऑयल की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, चाइना पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कौन सी कंपनीज बेनिफिट कर सकती हैं, कौन सी कंपनीज लूज करेंगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने सारे स्टॉक्स बेच के मार्केट से बाहर जा रहा हूँ, या फिर मैं शायद कुछ खरीद रहा हूँ, या मैं क्या सोच रहा हूँ। दैट इज व्हाट आई विल टॉक अबाउट। तो सबसे पहले देखिए, आई थिंक अपने को इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। तो आज की डेट में अगर आप बात करो तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है, और ये नंबर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बेसिकली अभी तक जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है उसके बारे में भी हमें हेल्प करेंगे, और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हमें हेल्प करेंगे। सो आप देखोगे अगर ग्लोबली अक्रॉस ऑल कंट्रीज, सारे कंट्रीज मिला लिए जाएं, तो इंडिया, चाइना, यूएसए ये मेजर डिमांड हब्स हैं। बट बाकी सारे कंट्रीज मिला करके भी 103 MBPD, राइट, इतना जो है बेसिकली हमारी ग्लोबल ऑयल की डिमांड है। ठीक है, मिलियन बैरल पर डे, 105 मिलियन बैरल पर डे। ठीक। तो अब आप इसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि ईरान आउट ऑफ दिस 105 मिलियन बैरल पर डे जो कंज्यूम होता है पूरी दुनिया में मिला के, उसका 3.28 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन है। ठीक। तो आउट ऑफ दिस 105, ऑलमोस्ट 3.28 इज प्रोड्यूस्ड बाय ईरान। तो अभी तक, अच्छा, इस 3.28 में भी जो है ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास ईरान खुद कंज्यूम कर लेता है, और 1.5 जो है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अभी तक जो वॉर चल रहा था उसमें जो इम्पैक्ट आ रहा था वो इस 1.5 मिलियन बैरल पर डे का आ रहा था, जो कि इफ़ यू लुक एट इन कॉन्टेक्स्ट 105 मिलियन की कंजम्पशन है, और 1.5, सॉरी, हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मैं हिंदी में नंबर्स ना बोलूँ, एंड सो आई, अगर मैं गलत बोलूँ तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी सी हिंदी में नंबर्स को बोलने की। बट 105 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है, एंड 1.5 मिलियन बैरल पर डे का ईरान का एक्सपोर्ट है। तो एट अ हाई लेवल ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ द वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ईरान एक्सपोर्ट करता है। तो अभी तक जो ग्लोबल एस्टिमेट्स कह रहे थे कि भाई अगर ईरान की पूरी सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो सऊदी, कतार, यूएसए एंड बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के लिए 1.5 मिलियन बैरल पर डे को रिप्लेस करना इज़ नॉट दैट हार्ड। इस वजह से जो ऑयल का प्राइस था वो 65 से $75 के आसपास पहुंच गया। लेकिन अब ये जो रीसेंट इवेंट हुआ है, आज अगर आप देखोगे न्यूज़ आई है कि ईरान ने थ्रेटन किया है स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को क्लोज करने का। तो मैं यहाँ पे क्विकली एक बार मैप खोल देता हूँ। ठीक। सो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। सो अगर आप ये समझो इस वर्ल्ड मैप पर, तो एशिया की जितनी सप्लाई है, राइट, वो मेजॉरिटी यहाँ से आती है। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, राइट, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और इसके आगे गल्फ ऑफ ओमान। सो बेसिकली इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी हो गया, ओमान तो खैर डायरेक्टली भी कर सकता है, बट मोरलेस कतार हो गया, यूएई हो गया, दुबई, ये सारे कंट्रीज इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही जो है ऑयल को शिप करते हैं। और ये जो ऑयल है ये प्राइमरली इंडिया हो गया, चाइना हो गया, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, यहाँ पर जाता है। ठीक। अब
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अगर हम पूरी दुनिया का ऑयल देखें तो ऑलमोस्ट 18 आउट ऑफ दिस 105 मिलियन बैरल पर डे, ऑलमोस्ट 18 टू 21 मिलियन बैरल पर डे, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होता है। अगर हम इसको भी थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करें तो उस 18 टू 21 मिलियन बैरल पर डे में 5.5 मिलियन बैरल जो है वो सऊदी का है, सऊदी एक्सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 10 to 15%, यानी कि ऑलमोस्ट आप अज्यूम कर सकते हो कि 2 से 2.5, समवेयर 2 से 3 के बीच में यूएई करता है। अ, कुवैत, इराक, कतार मिला करके ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ दिस टोटल। तो अगर इसको हम 40% मानते हैं तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन बैरल पर डे ये तीन कंट्रीज मिला के करते हैं। ईरान हमने ऑलरेडी देखा 1.5 1.6 करता है। ऑलमोस्ट 8 to 10% ऑफ दिस टोटल एक्सपोर्ट जो दैट गोज वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको बंद करने से ईरान का खुद का नुकसान है, क्योंकि वो खुद एक ऑयल एक्सपोर्टर है और वो जब इसे बंद करता है तो वो खुद भी ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ईरान का ये जो ऑयल जाता है मेजरली वो चाइना को जाता है। एंड द रीज़न ईरान इज़ ट्राइंग टू थ्रेटन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज़ कि भाई मैं इसको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहूँगा। मैं और ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि चाइना की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, चाइना वॉर में आए, ताकि यू नो एज यू इफ आई एम लूजिंग द ग्रिप आई वांट दिस टू एस्केलेट। सो इट इज़ अ एस्केलेशन मेजर। सो एनीवेज हमारा जो गोल है वो ये है कि भाई इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, बाकी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पता लगाना। तो अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो फ्यू रिपोर्ट्स जो कि जैसे मॉर्गन स्टैनली एंड ऑल दीज बिग बेसिकली जितनी भी इनके रिपोर्ट्स आई हैं उनमें uh, जो इन्होंने बोला था कि अगर जो स्कर्मिशेस हैं वो कंटिन्यू रहती हैं तो एसेंशियली जो ऑयल सप्लाई है वो सिर्फ जो ईरान की है वो डिसरप्ट होगी, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस कैन रिमेन बिटवीन 75 and 85 डॉलर्स। लेकिन जैसा कि नंबर्स बता रहे हैं कि अगर ये 105 105 मिलियन बैरल में ऑलमोस्ट 18 to 20 मिलियन बैरल अगर हट जाए सप्लाई में से, then it is a sudden shock because world does not have enough oil to replace this kind of a world does not have enough supply to replace this kind of a supply। तो उसकी वजह से ऑयल का प्राइस कैन स्पाइक टू पोटेंशियली 90 to 130 डॉलर्स, राइट। देन अगर उनके बीच में रेजोल्यूशन हो जाता है, वॉर एंड हो जाता है, ऑयल कैन गो बैक टू 65 to 70 डॉलर्स। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, दीज आर ऑल रिपोर्ट्स दैट आर टॉकिंग अबाउट दिस। एंड देन ऑब्वियसली इसके साथ एक डिमांड का भी एंगल है। अगर डिमांड ही गिर जाती है ऑयल की, 105 से लेट से 100 आ जाती है, 95 मिलियन बैरल पर डे आ जाती है, इन दैट केस देर इज अ रिसेशन एंड देन द डिमांड सप्लाई ऑयल का प्राइस माइट कम डाउन, बट एसेंशियली इट इज़ अ रिसेशन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इंडिया की क्या डिपेंडेंसी है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। तो आउट ऑफ दैट 18 to 21 मिलियन बैरल जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जा रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन बैरल पर डे, मतलब ये टोटल है, नॉट नॉट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, बेसिकली टोटल 5.5 मिलियन बैरल इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, राइट। ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द ऑयल जो इंडिया में आता है वो इंपोर्टेड ऑयल है, विच इज इक्विवेलेंट टू 5.5 मिलियन बैरल पर डे। अब इसमें से 40% कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मोज। सो आउट ऑफ दिस 5.5 ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल पर डे पासिस थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो इंडिया के लिए ये जो 40% ऑफ द टोटल इंडिया की सप्लाई है वो एकदम से कट हो जाएगी, एंड इंडिया हैज़ टू फाइंड अनदर एवेन्यू टू कंपनसेट दिस, राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया का जो लार्जेस्ट एलएनजी आता है, अगर आप कोई भी एलएनजी वाली कंपनीज को देखोगे वो कतार से आता है। तो एलएनजी में एंड दैट ऑल्सो पासिस थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है एलएनजी एलएनजी फ्रंट पे, विच इज़ नेचुरल गैस, राइट। तो बेसिकली अगर किसी को नहीं पता तो एलपीजी और एलएनजी दो होती हैं। एक होती है नेचुरल गैस, एक होती है पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो हम सिलेंडर में यूज़ करते हैं, एंड एलएनजी जो कि हम सीएनजी की तरह यूज़ करते हैं। एसेंशियली एलएनजी एंड सीएनजी इज द सेम थिंग। ये लिक्विफाइड फॉर्म में है, वो कम बेसिकली नॉर्मली वैसे है। या फिर आप जो गैस पाइपलाइन जो आपके घर में आती है, गैस में जो आप यूज़ करते हो पाइपलाइन वाली गैस, वो भी एलएनजी होती है। तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। सो आई थिंक दिस इज़ द इम्पैक्ट, जैसा कि हमने बताया। तो एज अ रिजल्ट मतलब ऑयल कुड स्पाइक फ्रॉम 80 टू लाइक फ्रॉम 80 to 100 डॉलर अ बैरल। देयर कुड बी इन्फ्लेशन इन इंडिया, देन इंडियन रुपी माइट वीकन फर्दर, जिसकी बिकॉज मोर मनी विल बी स्पेंट ऑन इम्पोर्टिंग स्टफ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, एंड देन द एलएनजी रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनको इश्यूज आ सकते हैं। सो टू समराइज, बेसिकली ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल पर डे इंडिया पे इम्पैक्ट है आउट ऑफ द टोटल 5.5 मिलियन बैरल। एंड ये जो 2 मिलियन बैरल पर डे है उसके लिए इंडिया को कहीं ना कहीं से सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी। सो कमिंग टू चाइना एज वेल, अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना टोटली इंपोर्ट करता है 11.1 मिलियन बैरल पर डे। दिस इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ चाइना। चाइना खुद भी प्रोड्यूस करता है विच इज ऑलमोस्ट 4.3, तो ऑलमोस्ट 15 इनका टोटल कंजम्पशन है। आउट ऑफ दिस 11.1 इज द इम्पोर्ट, and is out of this 11.1 almost 50%, which is almost almost 7, अलग अलग सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं 6, कुछ बोल रहे हैं 7, तो अराउंड 6 to 7 मिलियन बैरल पर डे कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हार्मोस। तो इंडिया के लिए जो 2 मिलियन बैरल पर डे था, इनके लिए 7 मिलियन बैरल पर डे है।
एंड ईरान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर, बिकॉज जैसा कि हमें पता है कि ईरान से ये लोग मंगाते, बिकॉज ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं, वो कहीं और सेल नहीं कर पा रहे हैं, एंड इनको बेसिकली मार्केट प्राइस से सस्ता मिल रहा है, एंड देयरफॉर ये लोग ईरान से खरीद रहे हैं। अच्छा चलिए, अब ये देख लेते हैं कि लूजर्स कौन है और विनर कौन है। तो जो भी प्रोडक्शन में है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ गया, एलएनजी का प्राइस बढ़ गया, तो जो भी प्रोडक्शन में है उन सबको फायदा मिलेगा। जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एक्सप्लोरेशन वाली जितनी कंपनीज हैं उन सबको फायदा मिलेगा, एंड फॉर द ऑब्वियस रीजन, बिकॉज आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा नहीं, यू आर स्टिल प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, सेम प्राइस पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो वो बढ़ गई क्योंकि ग्लोबली प्राइस बढ़ गए, राइट। तो जनरली सिंपल है, मतलब एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउनस्ट्रीम। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक वो है जो एक्चुअली में जो है सामान निकाल रहा है, एक है जो उसे कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें जब भी ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, एंड जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका भारत पेट्रोलियम, जितने भी ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं, क्योंकि उनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल है। जो भी आप ऑयल खरीद रहे हो, ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो उनके मार्जिन कंप्रेस होते हैं, ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी, इन सब के प्राइसेस, इनके मार्जिन एक्सपैंड होते हैं। तो विनर्स में ये आ गए। देन देर आर सम ऑयल रिफाइनर्स जैसे कि चेन्नई पेट्रोलियम, एमआरपीएल। इनको इनको उतना नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इवन दो ये रिफाइनरीज हैं, बट क्योंकि इनके पास जो है काइंड ऑफ अपना थोड़ा बहुत सप्लाई भी है। एंड एक चीज़ और है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। तो रिलायंस में तो बेसिकली इट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि रिलायंस के पास अपना प्रोडक्शन भी है तो वहाँ पे उसे फ़ायदा होगा, लेकिन रिलायंस में जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उसमें नुकसान होगा। एंड रिलायंस का जो एक्चुअली में काफ़ी काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो इंडिया बिकेम अ रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द रशिया वॉर, एंड रिलायंस वॉज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस। तो इस वजह से हुआ क्या कि आज की डेट में रिलायंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू द यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर ये प्राइस बढ़ते हैं तो इनके लिए मार्जिन डिप होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का यूरोप के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट। उनके लिए तो सप्लाई, उनके लिए जो राउट्स हैं वो अलग हैं, बट इस वजह से कहीं ना कहीं यूरोपियन कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहा है यूरोप में उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो रिलायंस में उस केस में थोड़ा सा नुकसान है। देन जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको फ़ायदा है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे शिपिंग कंपनीज को फ़ायदा क्यों है? शिपिंग कंपनीज को फ़ायदा इसलिए है क्योंकि अ, अगर जब भी कोई राउट बंद होता है, तो जैसा कि हमने देखा कि जो 20 मिलियन डॉलर, बिलियन, मतलब मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई अगर जा रही है तो वो पूरी तरीके से जीरो थोड़ी ना हो जाएगी। जनरली होगा क्या कि वो उसको रीराउट करा जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर उसको दूसरी जगह से रीराउट करके भेजा जाएगा ताकि इस राउट पे ना आए। एंड होता क्या है, वेनेवर दैट हैपन्स, हमने पास्ट में भी देखा है, तो जो भी शिपिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। एंड शिपिंग का टाइम बढ़ गया तो जो शिप्स हैं जो कि पानी में हैं, नाउ दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन द वाटर, विच एसेंशियली मीन्स कि शिपिंग की जो सप्लाई है वो कम हो गई। तो आप इसे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, अगर कोई एक चीज़ है जो पहले आप 30 दिन में पहुंच पा रहे थे, अगर एक शिप ए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब वो सेम शिप 45 डेज लग रहा है। इट इज एसेंशियली एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि जो मेरे नंबर ऑफ शिप्स हैं, यू नो वो बेसिकली उनकी जो टोटल नंबर ऑफ शिप्स हैं वो 1.5 टाइम से कम हो गए, राइट। तो अगर पहले 100 शिप्स थे तो अब लेट्स से 70 शिप्स रह गए या 75 शिप्स रह गए, एंड वट एवर, बिकॉज एसेंशियली बिकॉज नाउ द सेम शिप हैज टू स्पेंड मोर टाइम एंड टू बेसिकली कवर द सेम डिस्टेंस, और बेसिकली सेम डिमांड को हेल्प करने के लिए यू नीड मोर शिप्स, राइट। जो कि हमने पास में भी देखा है। तो जब भी कहीं पर भी कोई ये चोक पॉइंट्स बनेंगे, वो बनेगा हमेशा शिपिंग कंपनी के रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई उतनी है, डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी शिप्स की। एंड कहीं ना कहीं जो मेजर प्रॉब्लम है अदर देन दी ऑयल, जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है उनको शिपिंग में इशू आएगा, एंड जो हमने पास में भी देखा है। तो जो भी लेस वैल्यू एडेड हैं उनके लिए शिपिंग बिकम्स अ बॉटलनेक। एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि शिप की डिमांड ज़्यादा है तो शिप बिल्डर्स की डिमांड ज़्यादा आएगी, बिकॉज देर विल बी मोर शिप्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। एंड देन जैसे डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि गेल, पेट्रोनेट, गुजरात गैस, महानगर गैस, या आईजीएल। तो इन सब में अगर आप देखो ये लोग गैस खरीदते हैं एंड हमारे घरों में सप्लाई करते हैं। लेकिन इनको फ़ायदा क्यों हो रहा है? अब आप ये सोच रहे हो इन्हें तो नुकसान होना चाहिए क्योंकि एलएनजी के प्राइस बढ़ रहे हैं। इन्हें फ़ायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको सब्सिडाइज्ड गैस मिलती है। तो जहाँ जो इंडिया में स्पेसिफिकली गैस बनती है वो आप ये समझो जो बाहर से आती है उससे काफ़ी सस्ते रेट पे निकलती है, एंड वो जो इंडिया की गैस इंडिया में निकलती है, जैसे कि असम में निकलती है, मुंबई हाईवे निकलती है, वो सारी की सारी गैस हम रेजिडेंशियल कंजम्पशन के लिए जो है वो करते हैं। एंड जो सीएनजी पंप्स होते हैं वो मोस्टली जो बाहर से गैस आती है कतार वगैरह से वहाँ पे यूज़ होती है। एंड इस वजह से क्योंकि इन्हें सब्सिडाइज्ड गैस मिलती है, बट ये लोग अपने पैसे बढ़ा देते हैं।
तो बेसिकली वो गवर्नमेंट अगर इन्हें इनका जो कोटा इन्हें कोटा रहता है बेसिकली इन सबका, तो अगर वो डोमेस्टिक वाला कोटा इनका कम नहीं होता है तो इन्हें फायदा हो सकता है। एंड देन इसका इन जनरल जो ट्रेंड है दैट कुड बी लाइक ऑल द ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स एंड ऑल, अगर ये ऑयल के प्राइस सस्टेनेबली हाई रहते हैं तो इन सबको फायदा मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर चीपर ऑल्टरनेटिव्स नाउ। सो ये थे विनर्स की बात, थोड़ी लूजर्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये ऑल दीज रिफाइनरीज, इनके लिए रॉ मटेरियल है, इनको नुकसान होता है। पावर जनरेटर्स, क्योंकि आप एनर्जी की प्राइस, जो बिजली घर है वो बिजली वाला एकदम से प्राइस नहीं बढ़ा सकता, लेकिन काफ़ी सारे जो ये प्लांट्स है वो एलएनजी पर चलते हैं। तो इनका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो इनके मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। काफ़ी बार ये लोग लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स करके रखते हैं अपनी पावर के लिए। देन जितने भी एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, लॉजिस्टिक्स कंपनी, ब्लू डार्ट, वीआरएल लॉजिस्टिक्स एंड सो ऑन, इन सब के लिए नेगेटिव है, बिकॉज इनके लिए रॉ मटेरियल ऑयल है। देन यू हैव पेंट कंपनीज, पेंट का मेजर रॉ मटेरियल ऑयल है। देन यू हैव सीमेंट प्रोडक्शन, बिकॉज कॉस्ट बढ़ गई, अल्ट्राटेक, ऑल द फूड रिलेटेड कंपनीज, बिकॉज अल्टीमेटली इनके लिए लॉजिस्टिक्स इज अ मेजर कॉस्ट, पैकेजिंग इज अ मेजर कॉस्ट। अगर पैकेजिंग की प्राइस बढ़ती है, बिकॉज पैकेजिंग जो होती है वो ऑयल से डिराइव होती है, जितना भी प्लास्टिक है वो सब ऑयल से बनता है, तो उसका डायरेक्टली प्राइस लिंक होता है ऑयल प्राइस से। तो ऑयल का प्राइस $100 के ऊपर गया तो ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर, इन सब के लिए पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड देन पाम ऑयल इंडिया में काफ़ी इंपोर्ट ही होता है मेजरली, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन आरसीएफ, जीएनएफसी, ये सब जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, ये जो डैप, यूरिया, ये सब बनाती हैं, इसके लिए एलएनजी रिक्वायर्ड होती है। एंड वो एलएनजी का प्राइस बढ़ेगा तो डैप, यूरिया, इन सब का प्राइस बढ़ जाएगा। देन ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉक्स रहते हैं जो कि, देन दिस इज द सेकंड ऑर्डर काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो कि अगर प्राइस बढ़ती है तो फिर जो आरबीआई के रेट कट्स हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट कट की जगह रेट हाइक्स हो सकते हैं फ्यूचर में। इस वजह से जितने भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं जिसमें आप महंगा परचेज कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, ऑटोज, जितने भी मानो कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों की जो ये बड़े प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए अगर 1% ऊपर या नीचे इंटरेस्ट रेट हो गया तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी जो भी जना एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर शिपिंग की कॉस्ट बढ़ रही है तो इन जनरल सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए प्रॉब्लम है। चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट हो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, पीछे भी हमने देखा। बट टू समराइज, ये जितना भी हम बात कर रहे हैं, ऑल दिस इज इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज रिमेन्स क्लोज फॉर लाइक 2 years, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 3 महीना, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा। सो जितना मुझे समझ में आता है, एंड देयर फोर एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ईरान का खुद का एक्सपोर्ट भी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो मे बी ये प्रेशर टैक्टिक्स लगा सकता है। बट इफ़ इन केस, मतलब हमें एकदम ऐसा पैनिक नहीं कर देना है कि भाई ये हो गया सब कुछ बेच दो, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दो, बिकॉज दिस इज अ टेम्परेरी इवेंट एंड दिस इज अ वेरी वेरी हाईली लाइकलीहुड दैट इट कैन हेल्प अस गेट द स्टॉक्स दैट वी लव एट चीपर रेट्स। ऑब्वियसली इट ऑल्सो मीन्स कि हमारा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, बट देन यू नीड टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर एंड देन सी कि भाई आप शॉर्ट टर्म मूव्स का फायदा उठाओगे या फिर पैनिक करोगे। सो दिस वॉज ऑल आई हैड अबाउट this. So if anybody has any questions related to in general about the war, about how it impacted, please raise your hand and I'll let you talk for a few minutes and then we'll cover like 3-4 minute के बाद we'll cover the questions that you guys had. So feel free to raise your hand and we can take like 2-3 questions related to this. Okay. So looks like nobody has any questions. So ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो। या हाय रितेश। हे हाय शुभम। तो आपने कहा ये 2-3 महीना में ये इशू रिजॉल्व होगा, लेकिन जैसे कि मैं ये वॉर के न्यूज़ को काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। जी तो अगर ये रिजीम चेंज करने के पीछे अगर ये लोग पड़ गए, जी जी। तो दिस माइट टेक लॉन्गर टाइम ऑल्सो, राइट? क्योंकि या आई थिंक आई रिजीम चेंज टोटली एग्री। करना शॉर्ट टर्म इज नॉट पॉसिबल। ये लड़ाई वड़ाई करते करते ये सब कुछ लंबा भी लग सकता है। एंड मे बी ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज मे बी डिसरप्टेड, एंड दिस मे कॉज अ कंसर्न फॉर ओवर आई द सप्लाई, जो 20% सप्लाई की जब आप बात कर रहे हो। करेक्ट। तो डू यू थिंक कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ, रिजीम चेंज करने के पीछे ये लोग गए, तो मतलब मार्केट का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए सो भी थोड़ा सा टाइट रह या सकता है? देखिए, मतलब आई एम नो एक्सपर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो आई वुड मतलब टेक वॉट एवर आई से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड आई कैन टेल यू कि अभी पीछे, मतलब अगर आप देखोगे पीछे, कोई ऐसा, दिस नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लास्ट 4-5 साल में यू हैव सीन सो मेनी वॉर्स। रशिया का हम्म। वॉर भी हुआ तब भी सेम स्टोरी था, उसके बाद हिमास वाला भी हुआ, इंडिया भी अभी ऑपरेशन सिंदूर में वॉर पे गया, एंड नाउ दिस ईरान वॉर, राइट। सो वी हैव ऑल बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस। एंड एक चीज़ हमको जो अभी तक समझ में आई है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट का जो ट्रेंड है, अनलेस ऑब्वियसली समथिंग सीरियसली डिसरप्ट, इन जनरल इट मतलब देर इज, इंडिया में इज एट अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट एंड वी नीड टू थिंक ऑब्जेक्टिवली
तो अगर आप देखो पिछले एक हफ्ते में जैसे ही ईरान का ये सब चल रहा था, द ऑयल प्राइस डिड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो आप बोल सकते हो इंडिया का मार्केट भी कह लो या ग्लोबल मार्केट भी कह लो, जनरली इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जनरली होता ये है कि कोई भी इवेंट जो है अगले कुछ दिनों में उसका जो भी इम्पैक्ट है वो प्राइस इन हो जाता है, एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ इट इज़ एज यूजुअल, वट एवर मार्केट एज यूजुअल, एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी, मतलब 15-20 दिन की बात है जिसमें आपको ऐसे बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी शायद दिख सकती है। लेकिन आफ्टर दैट इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई ये जो भी इवेंट हुआ इसका फ़ायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ, एंड उसके बाद क्वार्टरली अर्निंग आएगी, एंड देन वॉर चाहे 2 साल चले चाहे 3 साल चले, जिसको फ़ायदा हो रहा है वो और ऊपर जाता जाएगा और जिसे नुकसान हो रहा है वो नीचे जाता जाएगा, बिकॉज उसके नंबर्स भी खराब आएंगे। सो आई मीन द ओनली थिंग आई वुड से कि इट इज़ अ गुड टाइम टू, मतलब ऑलवेज बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड सी कि भाई हमारे जो स्टॉक्स हैं उनमें अगर बेसिकली डिफरेंट केसेस बना करके अगर अच्छा होता है बुरा होता है, एंड आई विल टॉक अबाउट सेक्टर्स इन लाइक इन स्लाइटली मोर डिटेल कि एंड जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा शिप बिल्डर्स, बट ऑब्वियसली डिफेंस स्टॉक्स को भी फायदा हो सकता है। तो आई मीन द आइडिया इज कि मतलब पोजीशन योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली एंड डोंट गेट स्वेड अवे बाय बस वॉर हो गया एंड देन, मतलब इंडिया पे जितना इम्पैक्ट है उसको क्वांटिफाई करके चलने में ही आई थिंक वील बी एबल टू stay in the market. Otherwise market will give you like every month a new event to throw you out, and that is the reality. या दैट रियली मेक सेंस कि ये जो भी होगा वो तो 15-20 दिन में मतलब हो जाएगा, मतलब मार्केट उसको एडजस्ट कर लेगा। बट एक और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है रिलेटेड टू द पोर्टफोलियो। तो जनरली मैं दो तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं मेरे पास, एक अब मेरा कोर पोर्टफोलियो और दूसरा इट्स लाइक मोमेंटम पोर्टफोलियो। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो को एग्जिट मारता हूँ यहाँ पे, एंड आई शुड जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एंड देन मे बी आई विल, एक बार मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है देन मे बी आई विल थिंक अबाउट डिप्लॉइंग, और मे बी जो नीचे जो बॉटम फिशिंग करने का अगर अपॉर्चुनिटी होता है तो मैं करूं। बट मतलब आई रियली आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय कोर पोर्टफोलियो, वो I तो मैं I एज इट I इज I am रखूं। on the same page as yours. That is what I am also thinking. मतलब अगर आपके कोई भी ट्रेड्स हैं जो आपने शॉर्ट टर्म उसके लिए लिए थे, एंड आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस टू कैरी ऑन दोज ट्रेड्स, market can remain volatile for next several days or maybe a few months. But I think जो core holdings हैं जो आप over the years आपने बनाई हैं, आई थिंक इट मेक्स नो सेंस जस्ट टू सेल देम जस्ट बिकॉज समथिंग हैपन, इवन दो उसके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनीज होंगी, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनीज, अब कहने को आप बोल दो यार शिपिंग का इम्पैक्ट आएगा, बट द रियलिटी इज फार्मा कंपनीज के ऊपर शिपिंग, अगर मानो कोई बड़ी मतलब अच्छी फार्मा कंपनी है सेलिंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर शिपिंग का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है, वो लोग तो एयर से भी शिप करते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ टू बी स्टॉक बाय स्टॉक एंड लुकिंग एट एवरीथिंग की कहाँ पे इम्पैक्ट बड़ा है कहाँ पर छोटा है, एंड जस्ट मुझे लगता है पर्सनली, दैट इज़ माई व्यू, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, लाइक ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोज हुआ है ये, it most likely will not be for more than a few months. And I feel it should get resolved. The war might continue, that is okay. And India does not, इंडिया पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है अगर वॉर वो सालों भी चलता रहे ये, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोजर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, या इनफैक्ट चाइना के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए। तो आपको लगता है मतलब ये स्टेट बाकी सारे देश मिलके इसको क्लोज ज्यादा दिन के लिए रहने नहीं देंगे? हाँ दैट इज़ व्हाट आई फील, बट आई डोंट नो, इट्स सो डायनेमिक, मतलब चाइना घुस गया वॉर में एंड वो एस्केलेट होता गया, तो मतलब नो बडी कैन प्रिडिक्ट एनी ऑफ दैट, बट वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट वी इज, हैव राइट नाउ दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। या मे बी या दिस साउंड्स गुड फॉर आवर मोमेंटम पोर्टफोलियो टू exit for now. Yeah. Thanks a lot. Thank you. Yes, we'll take one more question and then we'll move ahead with the questions that जो सब लोगों ने फॉर्म में डाले थे। ओके, तो गौरव, या या प्लीज। या या हाय शुभम। शुभम, दो क्वेश्चन हैं। पहला छोटा क्वेश्चन, जैसे आई एम आल्सो हैविंग सेम आईटी बैकग्राउंड लाइक यू, लेकिन आप जैसे इतने टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं, तो क्या विद टाइम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी या इस टाइप का भी आपने कभी मतलब माइंड में आया कि इम्पैक्ट होता है चीजों का? रीजन बीइंग, जैसे 2025 काफी टाइम से हम सुन रहे थे जी कि मार्स का ईयर होगा, वर्ल्ड वॉर होगा, ये और वैसा जी कुछ हो रहा है, तो क्या जी। इम्पैक्ट होता है चीजों का आपका? इस पे क्या वो है चीजों का? सेकंड क्वेश्चन ये है हम्म, कि जैसे अभी आपने स्टॉक्स डिस्कस किए कि जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं ऑयल से, वो सारे तो ठीक है, इम्पैक्ट होंगे, प्लस माइनस होगा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो नॉर्मली ना जैसे पैनिक सेलिंग भी होती है, राइट? बिल्कुल तो इन बिल्कुल। जनरल भी सारे स्टॉक्स में सेलिंग आती है। तो हम्म। जो स्टॉक्स रिसेंटली काफी बड़े हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली बड़े हैं, क्या ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी भी रखनी चाहिए कि इस टाइम पे क्योंकि पैनिक सेलिंग थोड़े टाइम तक आ सकती है, तो पहले ही अपना
बेच दो, मतलब प्रॉफिट बुक कर लो, एंड देन जब वो बॉटम पे आए देन काइंड ऑफ उस टाइम पे दोबारा उसमें एंटर करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी भी होता है मतलब? नहीं व्हाट नहीं, इज योर देखिए वो ओपिनियन? सब बहुत ही ज़्यादा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, डिपेंड्स। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ राइट और रॉन्ग आंसर, बट मतलब आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस जनरली। व्हाट हैपेंस इज कि देयर विल बी पैनिक सेलिंग। हमने पीछे भी देखा, मतलब आई डोंट हैव टू इवन टेल बिकॉज हम सब ने ही देखा। अभी आप देखो, आज से 3 महीना पहले भी एवरीथिंग वाज फॉलिंग 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 फॉलिंग, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट भाई ऐसा पलटा कि जो जहाँ पर यू नो चीज़ें अच्छी थी एंड एवरीबडी न्यू कि भाई यहाँ पे अच्छा है, सब कुछ सस्ता है, देन वो इतनी तेज भागते हैं कि आप मतलब एक खरीद नहीं दिन में पाते? 10-10 15-15% की वो एंट्री का मौका नहीं देते। मतलब दैट इज द ट्रूथ। तो मतलब वी कैन ट्राई टू बी वेरी वेरी स्मार्ट एंड ट्राई टू टाइम इट टू परफेक्शन। द रियलिटी इज इट इज़ वेरी हार्ड टू डू, एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो ही नहीं पाता है। मार्केट से बाहर निकलना जितना आसान है, मार्केट में वापस घुसना उतना ही मुश्किल होता है। एंड देयर फोर मतलब माई थॉट प्रोसेसेस की जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि भाई आप पिछले कई सालों से होल्ड करके बैठे हो, आपका कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, आपको लगता है अभी भी यार 25-30% की ग्रोथ आ रही है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत अगर इशू आया भी तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगले 2-3 साल अच्छा ही करेगा। वैसे स्टॉक्स मतलब पहले तो आपका कैपिटल गेन लगेगा उसे बेच के, देन मतलब वही है, ऐसे में आपकी एग्जिट हो जाएगा फॉर नो रीज़न कि हाँ भाई कोई पूछेगा यार ये फार्मा कंपनी आप 5 साल से होल्ड करके बैठे थे क्यों बेच दिया, अरे ईरान का वॉर चल रहा था। लेकिन इट मेक्स नो सेंस राइट कि भाई ठीक है चल रहा था, आप उसको क्या फर्क पड़ा उस कंपनी को, वो तो यार फार्मा का वो तो एकदम वैसा कैंसर का ड्रग बना रही है, उसको क्या मतलब है मतलब वॉर चल रहा है तो वो आई फील ये सब करेक्शन में मतलब इट्स अ गुड। ये तो है कि आपको पहले से एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए कि ये कंपनियां हैं जो जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, वेयर आई ट्राई टू एंटर। बट एग्जिट के लिए आई वुड से कि दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं। तो पहला स्टॉक वो रहता है जहां पर आपने यू आर लेस कॉन्फिडेंट राइट, आपके पोर्टफोलियो में तो आ गया लेकिन आपको भी नहीं पता क्यों आया, आपको गॉट इट, कॉन्फिडेंस गॉट नहीं है कि भाई ये अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, तो वहां पर मुझे लगता है कि बेच देने में फायदा है और जल्दी बेच देने में फायदा है। लेकिन जहां पर आपको सुपर कॉन्फिडेंस है इट। वहां पे कोई सेंस नहीं बनाता जो आपकी कोर होल्डिंग्स हैं। एंड देन ट्रेड्स और मोमेंटम स्टॉक्स जो हैं उनको तो बिल्कुल काट देना चाहिए, उन्हें नहीं रखना चाहिए। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन? हाँ सॉरी मैं भूल गया क्या क्वेश्चन था। अच्छा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से, हाँ। हाँ हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी देखिए द रियलिटी इज कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट कहीं ना कहीं चलती तो सेंटीमेंट से ही है। और मतलब आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना है एंड वो काफ़ी पैटर्न्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे अपने को ये समझ में आता है कि ये सेम टू सेम पैटर्न 1940s में हुआ था, अब सेम यहाँ पे हो रहा है। सो आई बिलीव कि ऐसा कुछ कुछ तो होता है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है उसके बारे में कमेंट करने की, तो इसीलिए मैं ये तो बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है जितना मुझे गॉट इट, लगता है, ठीक बट है। आई एम नॉट श्योर। हाँ, मे बी वील लर्न विद टाइम, थोड़े टाइम में शायद या होगा तो समझ में आएगा, राइट? जी ठीक जी है, जी। थैंक यू श्योर। थैंक यू। तो चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे हम वापस उस पर आते हैं ताकि हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। सो काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में ही व्यू हैं ज़्यादातर, अराउंड जो भी 25-30 स्टॉक्स हैं, उनको हम वन बाय वन जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों ने ये पूछा है कि आपकी वॉच लिस्ट में कौन से सेक्टर्स आप अभी पढ़ रहे हो, वॉच लिस्ट में क्या है, कुछ लोगों ने बोला आपके पोर्टफोलियो में क्या है, कुछ लोगों ने बुक्स के बारे में पूछा है, पीड के बारे में पूछा है, देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे ट्रैक करनी है। तो आई जस्ट समराइज द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई क्विकली टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम। कुछ लोगों ने स्टॉक स्पेसिफिक ही मोस्टली क्वेश्चंस हैं एंड प्रोसेस रिलेटेड, सो आई स्टार्ट। सो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं सर वो बहुत पुराने हैं। इट इज़ नॉट मतलब ओवर टाइम। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ओवर टाइम होती है, एंड बहुत सारे स्टॉक्स में जो अभी कवर कर रहा हूँ वो भी मेरे पोर्टफोलियो में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक 5-5 6-6 7-7 सालों से पोर्टफोलियो में हैं। तो वो इतनी जल्दी पोर्टफोलियो नहीं चेंज होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉप 5-6 होल्डिंग्स अपनी बता देता हूँ। सो दिस अ कंपनी कॉल्ड सुप्रिया लाइफ साइंस, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट है, वो हमने कम्युनिटी में भी डिस्कस किया था डीमर्जर के टाइम पे। देन आई हैव बीटा ड्रग्स, ये कंपनी मैं पिछले 4-5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। देन कीरी इंडस्ट्रीज हमने कम्युनिटी में डिस्कस किया था, दिस इज इन द टॉप 5। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट मैं होल्ड करता हूँ। सो जेन टेक्नोलॉजी मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन जेन टेक्नोलॉजी भी मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मेरे पोर्टफोलियो जान के आपको उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं। एंड अब कोई बोले आज मैं खरीद लूँ तो मैं बोलूँगा यार अभी तो उतना सस्ता नहीं लग रहा है, लेकिन भाई मैंने तो पहले खरीदा था। अब लेकिन पॉइंट है कि मैं अभी भी कुछ कुछ स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। जो कम्युनिटी में डिस्कस हो रहा है उन्हीं में से ही पिक एंड चूज़ करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग से पढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने टॉप 5 बताया उसमें ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, जेन टेक्नोलॉजी, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट, किरी इंडस्ट्रीज, ये 4 स्टॉक हम कम्युनिटी में डिस्कस कर चुके हैं पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने में, एंड यही हैं जो टॉप। एंड काफ़ी बार गलतियां भी होती हैं लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एज लॉन्ग एज जो अच्छा कर रहा है उसका एलोकेशन बढ़ता चला जाए और जो खराब कर रहा है, जैसा कि हम अपने प्रोसेस में डिस्कस करते हैं, जो खराब कर रहा है उसका एलोकेशन कम होता चला जाए। तो एट अ हाई लेवल यू नो
नेट नेट रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक बन जाता है। सो कुछ लोगों ने पूछा आप अभी क्या पढ़ रहे हो, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वीफिन एक कंपनी है, वो हमने रिसेंटली पढ़ी। यश हाई वोल्टेज एक कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर के लिए बुशिंग्स बनाती है, वो पढ़ी। रामको सिस्टम्स एक कंपनी है जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ी। ये एक आईटी कंपनी है जो कि टर्न अराउंड हो रही है। एंड अभी रिसेंटली हम पूरा एरोस्पेस सेक्टर पढ़ रहे हैं। बाय द वे इन सबके डॉक्यूमेंट्स आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे, जो ऑनगोइंग करके उसमें एक फोल्डर है, आप उसमें देखोगे इन सबके ऑनगोइंग जो जो हम पढ़ रहे हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उसमें मिल जाएगा। सो काफ़ी लोगों ने पूछा कि हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स एंड कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड उन सब से रिलेटेड, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी जब आपने ज्वाइन किया होगा एक इंट्रो का एक बेसिकली वीडियो मिलता है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसमें ऑलरेडी वो सब कुछ कवर्ड है कैसे। एंड देन अगर आपने जो रिकॉर्डेड कंटेंट है, जो कोर्सेज हैं, अगर उसे नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं मतलब हर हफ्ते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आई कैन नॉट नॉट मतलब आई डोंट वांट टू अदर्स टू मतलब बाकियों का टाइम मैं नहीं खराब करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी वो 16 17 20 घंटे देखकर वो कंटेंट देखा है। मैं आपको भी यही बोलूंगा, प्लीज़ वॉच द कंटेंट। आई थिंक उस उतना डिटेल में वैसे भी नहीं कवर कर पाऊंगा कॉल में या यहाँ पर, क्योंकि 1 2 मिनट में मैं कितना ही बता पाऊंगा। देन एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे ट्रैक होती है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रैक करने के लिए आपको बजट ट्रैक करना पड़ता है। बजट में वो लोग बताते हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट जो उसका फाइन प्रिंट आता है ना, उसमें ये आता है कि पिछले साल कितना एलोकेशन था, इस साल कितना एलोकेशन है। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेल्टा बहुत ही ज़्यादा हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा निगाह रखनी होती है। तो जब बजट आएगा आई थिंक वील टॉक अबाउट। इस बार के बजट में मुझे उतना ज़्यादा कुछ वैसा सरप्राइजिंग नहीं लगा था, इसीलिए वी डिड नॉट कवर, बट पिछले सालों में काफ़ी बार ऐसा दिखा था। देन कुछ लोगों का डेली बाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई हम जो हम डेली बाइट्स में कवर करते हैं, उसमें व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल भी कवर करें। सो आई थिंक आई विल बी वेरी क्लियर, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल हम नहीं कवर करते, ना ही डेली बाइट्स में और ना ही जो हम वीकली कॉल्स करते हैं। वी जस्ट कवर द प्रोसेस व्हाट हैज़ वर्कड फॉर अस। वी आर नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो सीधा बाय सेल की क्वेरी मैं नहीं एंटरटेन करता हूँ। एंड बट इन जनरल द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। आप एक बार कोर्स देखिए, उसके बाद यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड आइडिया अबाउट हाउ टू लुक अबाउट इट। एंड ऑल्सो डेली बाइट्स का वो एजेंडा नहीं है। डेली बाइट्स का एजेंडा ये है कि हम रोज 10 मिनट में बहुत सारे बिजनेस को ओवर टाइम कवर कर लें, ताकि हमारी इतनी बड़ी वॉच लिस्ट हो जाए कि भाई 10 10 नाम निकालना, 15 नाम निकालना, देन इट इज़ नॉट दैट हार्ड आउट ऑफ दैट लिस्ट। देन पीएफ रीबैलेंसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर किसी ने पूछा था, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके। सो इफ अ स्टॉक हैज ब्रोकन आउट a couple of weeks and run up 70 to 80% in blue sky and looks fundamentally good over the next 2 years, can I go ahead and buy और वेट फॉर द प्राइस टू कूल डाउन? तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया। क्वेश्चन ये था कि भाई अगर कोई स्टॉक है जो कि 70 80% गिर गया है अपने टॉप से, ऐसा हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो पहले 5 5 गुना हो जाते हैं, वहाँ से 70 80% गिर जाते हैं, एंड देन नाउ दे स्टार्ट लुकिंग गुड। तो ऐसे स्टॉक को क्या हमें इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए या प्राइस को कूल डाउन होने का वेट करना चाहिए? तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। एंड द रीज़न इट इज़ हार्ड इज़ बिकॉज इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, एट अ 70% फॉल और 80% फॉल, द स्टॉक कैन स्टिल रिमेन एक्सपेंसिव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको उसकी स्टोरी को फॉलो करना पड़ता है। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा चीप हो गया हो। देन पर्सनली मेरा स्टाइल ये कहता है कि भाई उसका वैल्यूएशन करो, उसको ढंग से पढ़ो, उसके वैल्यूएशन में समझ में आ रहा है कि नहीं अब सस्ता हो गया है, देन उसको बस वॉच लिस्ट में डाल दो। जस्ट वेट फॉर द चार्ट टू टर्न, फॉर द स्टॉक टू एंटर स्टेज टू, दैट पॉइंट पे एंटर करो। दिस इज वॉट आई डू। एंड बट जस्ट बाय द फॉल डज नॉट टेल मी एनी थिंग कि कितना फॉल हो गया है, वो दैट इज अ नल एंड वॉइड इन्फॉर्मेशन फॉर मी, बिकॉज आई नीड बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल कन्फर्मेशन। सो एक क्वेश्चन था, आई वांट टू नो अबाउट द ट्रू वैल्यू, हाउ टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। एंड ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, हाउ टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक। और ये बेवकूफ़ी मैं पहले बहुत ज़्यादा करता था। आई वॉज सो फिक्सेटेड एट द आइडिया ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द आइडिया ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भाई कोई स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो, एंड जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे सस्ता आ गया तो बस जाओ और जा करके अगले दिन खरीद लो। बट ओवर टाइम मुझे ये समझ में आया कि ट्रू वैल्यू जैसी कोई चीज़ है नहीं, बिकॉज जो वैल्यू है वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल ट्राइंग टू कम अप विद द राइट वैल्यू। एंड वो सेंटिमेंट से भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एंड परसेप्शन से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है, एंड क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है, एंड लॉन्जिटिविटी से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। तो अगर कोई कंपनी है जो जिसका बिजनेस 15 साल 20 साल का उसका रनवे है, आज एक बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, बहुत ही लंबा रनवे दिखाई देता है, आप वेट करते रहोगे वो 25 के पी पे खरीदूंगा, 25 के पी पे खरीदूंगा, वो पी कभी 40 के नीचे नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो यार 40 के नीचे क्यों नहीं आ रहा है। द रियलिटी इज यू कैनॉट जस्ट कंबाइन, यू कैनॉट जस्ट हैव अ थॉट कि भाई इतना पी सस्ता है और इतना पी महंगा है। एज यू स्पेंड मोर टाइम इन द मार्केट यू रियलाइज कि मार्केट को क्या लगता है, मार्केट को समझना ज़्यादा जरूरी है रादर देन हैविंग ट्राइंग टू इम्पोज आवर ओन व्यूज ऑन द मार्केट। तो इस वजह से
जैसे आप काफ़ी साल अगर मार्केट में हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, नेस्ले वेस्ले टाइप, वो 50-60 के पी से कम नहीं आती, भले ही उनमें ग्रोथ नहीं आती, 10% की ग्रोथ आएगी पर 50 के पी पे चलेंगी, क्योंकि वो क्वालिटी का परसेप्शन है। तो उसको हमें अलग तरीके से देखना है। तो कहीं ना कहीं ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि मार्केट कैसे देखती है, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड द रियल वैल्यू एंड देन, इसीलिए दैट इज़ वेयर द चार्ट्स हेल्प। काफ़ी बार हम वेट करते रहते हैं लेकिन चार्ट बॉटम आउट हो गया, देन हम भी हार मान लेते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा महंगा लग रहा है, उतना सस्ता नहीं आया जितना मैं सोच रहा था, लेकिन मैं इसको ज़्यादा वैल्यू दूंगा कि चार्ट बॉटम आउट हो चुका है, बाकी लोग अब खरीद रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच द एंटायर, एक बार वो देख लीजिए, आपको यूल गेट मोर आइडिया, कोर्स जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो देख लीजिए। सो आई थिंक हाई लेवल क्वेश्चंस देख लिए, अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्टॉक स्पेसिफिक हैं, तो उनके बारे में मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बात करता जाऊंगा। सो काइटेक्स के ऊपर है क्वेश्चन, सो लेट मी क्विकली ओपन द स्क्रीनर पेज। सो काइटेक्स में अगर, एंड लेट मी ऑल्सो ओपन द ड्राइव, ताकि ये मैं काफ़ी सारी कंपनीज हमने ऑलरेडी इसमें कवर करी हैं, तो मैं इसमें से फटाफट फटाफट बताते जाऊंगा। सो सबसे पहले आपने बात करी काइटेक्स की। तो काइटेक्स में जो मेन ट्रिगर है वो है एक्सपेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है। इवन दो वैल्यूएशन आपको शीट में बहुत ही ज़्यादा सस्ती दिखेगी, लेकिन वो बेसिकली उसके इम्पैक्ट को दिखाने के लिए किया गया है। जो नया एक्सपेंशन आ रहा है उससे 5,000 करोड़ के रेवेन्यूज भी आ सकते हैं अगर वो ढंग से यूटिलाइज हो जाए तो। और अभी रेवेन्यूज 1,000 करोड़ के हैं, वो फेजेस में आएगा, बट वो सस्ता इसलिए दिखता है क्योंकि वो केपेक्स आ रहा है। एंड वो जो केपेक्स आ रहा है पूरा का पूरा डेट रिडन केपेक्स है। इनके आप डेट देखोगे तो 25 करोड़ से 1,000 करोड़ का डेट हो गया है, विच बेसिकली टेल्स मी कि अगर ये जो केपेक्स है वो यूटिलाइज नहीं कर पाए तो ये कंपनी डूब भी सकती है, लेकिन अगर ये यूटिलाइज कर पाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जस्ट द जो वैल्यूएशन शीट है उसका मतलब बस ये नहीं है कि सस्ता है जाओ सीधा जाओ खरीद लो हो गया। द पॉइंट इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस। इसमें बहुत ज़्यादा सस्ता दिखेगा, 34% दिखा रहा है भले ही इसमें, लेकिन अगर ये डिमांड जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं उसे यूज़ नहीं कर पाए तो इनके लिए एक डेथ ट्रैप भी है, बिकॉज इनका डेट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस बिहाइंड द थीसिस। एंड इसीलिए ये जो नंबर है ये कोई ऐसा गोल्डन नंबर नहीं है कि बस सस्ता हो गया जाओ और जाओ जाके बस खरीद लो। इसीलिए हम चार्ट को वैल्यू देते हैं, इसीलिए हम स्टोरी को वैल्यू देते हैं, स्टोरी को फॉलो करते हैं। अगर यही कि यही कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ये रेवेन्यू का जो गाइडेंस है, जो 1,000 से 1,600 और 3,500 के हम बात कर रहे हैं, ये चेंज हो जाता है, तो ये कैगर भी चेंज हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे मतलब द बिजनेस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड द स्टोरी बिहाइंड इट, राइट? सो फॉर नाउ द स्टोरी लुक्स गुड, बट आई थिंक देर आर सो मेनी इवेंट्स प्लेइंग आउट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, अगर ये वॉर की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए नेगेटिव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है यूग्रो कैपिटल की कोई बात कर रहा है, उज्जीवन फाइनेंस की बात कर रहा है। सो यूग्रो इज़ एन एनबीएफसी जो कि एसएमईज को केटर करती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। एंड यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। आई ऑल्सो यूज टू बी इन्वेस्टेड, आई सोल्ड आउट, काफ़ी दिन पहले की बात है, आई सोल्ड आउट 2 years ago एंड आई डिड नॉट एंटर इट बैक। एंड द मार्केट इज नॉट, 0. इसको जैसे एनबीएफसी इसको 0.9 प्राइस टू बुक पे वैल्यू करते हैं, इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता लगता है एंड ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा लगती है। ग्रोथ अगर आप देखोगे देन द बुक इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। बट द फैक्ट इज़ कि मार्केट में अपनी एनबीएफसी को ग्रो करने में कोई इशू नहीं है। लोन बांटना आसान होता है, लोन कलेक्ट करना मुश्किल होता है। एंड कहीं ना कहीं इसमें 2-3 इशू मुझे नजर आते हैं। एक तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, ये जो प्रमोटर हैं ये, एंड दे आर डूइंग कांस्टेंट डाइल्यूशन फॉर द वेरी वेरी फास्ट ग्रोथ, कांस्टेंट डाइल्यूशन कर रहे हैं, नया फंड रेज करते रहते हैं। एंड इनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है मार्केट में। अगर ट्रैक रिकॉर्ड ना हो प्रीवियस, क्योंकि नई कंपनी है, 2-3 साल ही हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2-3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से मार्केट इनको 3 टाइम्स 4 टाइम्स बुक का मल्टीपल नहीं देता है। तो आपको बोलोगे यार हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन एक्चुअली इनकी हिस्ट्री लंबी नहीं है। ये कंपनी रिसेंटली, इन्होंने पुरानी कंपनी को अक्वायर करके इसमें ये नया धंधा डाला था अभी 3-4 साल पहले, इस वजह से वो हिस्ट्री लंबी लग रही है, बट द रियलिटी हिस्ट्री इज़ नॉट दैट लॉन्ग। ये कंपनी धंधा नया ही है। देन उज्जीवन के बारे में कोई पूछ रहा है। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की साइकिल टर्न हो रही है, बट दिस इज़ अ सेक्टर वेरी वेरी यू नो डायनेमिक। आई वुड से अगर आप स्मॉल फाइनेंस देख रहे हो, लुक एट सूर्योदय। सूर्योदय लुक्स मच बेटर देन उज्जीवन टू मी। ऑब्वियसली द चार्ट शोज जस्ट कमिंग इनटू स्टेज 2। अभी हमने रिजल्ट सीजन में भी देखा था, इन सब के जो एनपीएस थे वो आफ्टर दैट, मतलब ये जो आपको साइकिल दिख रही है 2024 की पूरी, इसमें पूरा एनपीए बढ़ रहा था एंड यहाँ पे एनपीए डिक्लाइन होना शुरू हुआ, जस्ट पहला साइन मिला, इस वजह से इन सबके स्टॉक बढ़े हैं। एंड वील हैव टू ट्रैक ऑब्वियसली, बट सूर्योदय लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी इन दिस बास्केट। Then somebody is asking about PVR. So I don't like the multiplex वाला business, to be honest, uh, because I think इसके बारे में मैंने पहले वाले ईएमए में भी बात करी थी। बिकॉज आज की डेट में आप देखो तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स एंड बड़े टीवीज एंड घर पे जो होम थिएटर सिस्टम्स हैं उन सब की वजह से द कंपटीशन इज़ नॉट जस्ट विद दीज अदर कॉम्पिटिटर्स, इट इज़ विद द OTT प्लेटफॉर्म्स। एंड
इनका मेजॉरिटी जो काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इनका बेवरेज, फूड एंड बेवरेज से आता है। तो अगर वो लोग हॉल में ही नहीं आएंगे, एंड प्लस नाउ विद द इंटीग्रेशन ऑफ आइनॉक्स एंड पीवीआर मर्जर के बाद, आई थिंक द कॉस्ट आर इवन हायर। सो पर्सनली मतलब आई एम नॉट इन द कैम्प कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एंड आई इवन दो सस्ता लगेगा या जो भी है, आई टेन टू मतलब जहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आता कि यार ये व्हाट व्हाट इज़ चेंजिंग, तो आई स्टे अवे। आदित्य विजन के बारे में कोई पूछ रहा है, पर्सनली यार द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ वेरी वेरी पुअर, द ग्रोथ इज़ वेरी गुड इनके। बिहार में बेसिकली वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर हैं जहाँ पे टीवी फ्रिज ये सब चीज़ें बिकती हैं। मेजर इशू मुझे लगता है इसमें प्रमोटर काफ़ी सिग्निफिकेंट होल्डिंग बेच चुका है। इसमें ग्रोथ आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आई थी, अभी भी आ रही है, बट मतलब आई स्टेड अवे बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ऑफ द पास्ट। इनके कुछ कुछ अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बाय द वे इनमें कैश फ्लो का भी इशू है, कैश फ्लो इनके नहीं बनते हैं। धंधा, द क्वालिटी ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज बैड, ग्रोथ इज गुड, नो डाउट, बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि ग्रोथ अच्छी क्यों है, तो मतलब दैट इज़ व्हाट आई फील, मुझे ट्रस्ट नहीं है। प्रमोटर आके हर थोड़े दिन में आके स्टेक बेच देता है, तो मुझे थोड़ा सा ऑपरेटेड लगता है टू बी ऑनेस्ट। इस वजह से मैं बिल्कुल मतलब आई डिड नॉट पे दैट मच अटेंशन टू इट। देन रुशील डेकोर, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट, इनके बारे में कुछ पूछ रहे हैं लोग। सो रुशील डेकोर जो है ये एमडीएफ बनाने वाली कंपनी है जो कि ग्रीन प्लाई भी बनाती है। इनकी साइकिल में 2-3 साल पिछली साइकिल खेली थी मैंने रुशील, आई यूज टू बी इन्वेस्टेड इन रुशील। आई प्लेड दिस साइकिल 21 से लेकर 22 तक। उस टाइम पे शिपिंग की वजह से इंडिया शिपिंग कॉस्ट बहुत हाई हो गए थे, इस वजह से जो वियतनाम से एमडीएफ इंपोर्ट होती है वो आनी बंद हो गई थी, एंड इनकी नई नई कैपेसिटी लाइव हुई थी। तो इस वजह से इनके जो रेवेन्यू थे बहुत तेज़ी से बढ़े थे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो 300 से 800 करोड़ का जंप हुआ था, उसमें इट वाज नॉट जस्ट इट वाज कैपेसिटी कमिंग ऑनलाइन, अलॉन्ग विद दैट इट वाज आल्सो द मार्जिन इंप्रूवमेंट। ये 10 से 18% के मार्जिन हो गए थे बिकॉज ऑफ द एमडीएफ। एमडीएफ किसी को नहीं पता तो इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ वुड। हम जो फर्नीचर आजकल ऑनलाइन खरीदते हैं काफ़ी एमडीएफ का बना होता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बोलते हैं उसको। तो एंड देन द मार्जिन डिप्ड ऑब्वियसली बिकॉज द शिपिंग लाइंस वर नॉर्मल, फ्रेट कॉस्ट कम हो गए। सो अब जब फ्रेट कॉस्ट अगर बढ़ते हैं तो इनको फ़ायदा हो सकता है, दैट इज़ वन थिंग। बट 24 और 25 में ग्रीन पैनल जो इनका कॉम्पिटिटर है, देन ऑल्सो दिस लिस्टेड प्लेयर सेंचुरी, सबका कैपेसिटी ऑनलाइन आ गया एमडीएफ का, तो इस वजह से आज की डेट में ओवर कैपेसिटी चल रही है एमडीएफ में। तो वो जो बड़े बड़े मार्जिन थे 17-18% के, वो आएंगे समटाइम्स इन द फ्यूचर, द साइकिल विल अगेन प्ले आउट। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ट्रैकिंग इट राइट नाउ कि अभी इसमें क्या चल रहा है, बट अल्टीमेटली इसका भी टाइम आएगा। आप अगर ज़्यादा क्लोजली ट्रैक कर रहे होगे तो आपको इसमें 4-5 ही प्लेयर्स हैं, यू कैन इजीली ट्रैक द डिमांड एंड द सप्लाई। शंकरा के बारे में कोई पूछ रहा है, तो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, आई थिंक द प्राइस इज ऑलमोस्ट देयर जो हमने सोची थी डीमर्जर के टाइम पे। सो लेट मी ओपन द शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट का शीट एंड डॉक, सो लेट इट रिफ्रेश। सो यहाँ से भी अभी 13% का केगर दिख रहा है, तो अभी पूरा जूस तो नहीं निकला है। जो डीमर्जर का आर्बिट्राज था वो मोटा मोटा खत्म हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो FY26 आ गया। अब हमने सोचा था 1098, ऑलमोस्ट अब 9-10% का आर्बिट्राज बचा है। लेकिन एक महीने से वो डिले हो गई थी इनकी हेयरिंग, अगले महीने डीमर्जर की अनाउंसमेंट आ जाएगी। बट द मार्केट प्लेस एंड द मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल जो मार्केट प्लेस वाला बिजनेस है, इट इज स्टिल, I feel, there is still some juice in the marketplace business. So what am I doing? I will just sit on it. I'll try to play the demerger. That is what I am thinking. उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। Then somebody talked about Frontier Springs and the railway टीटागढ़ वगैरह के बारे में पूछा है कुछ लोगों ने। So Frontier Spring is my biggest regret in the last 1 year. मैंने पढ़ा कंपनी, सब कुछ करा, मैंने बाकी लोगों को भी बताया। ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद नहीं खरीदा। एंड मैंने खुद क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट चलता था, एंड देन आई थॉट कि यार ये बहुत ही छोटा कंपनी है। नंबर्स भी आए, डिलीवरी भी हुई। ये स्प्रिंग्स बनाती है बेसिकली, ये लोग कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे थे। प्रॉफिट देखोगे 7 से 13, 13 से 35। द थीसिस प्लेड आउट वेरी वेरी वेल, बट आई कुड नॉट एन्जॉय द बेनिफिट इवन आफ्टर रीडिंग द बिजनेस। तो इट इज़ अ सप्लायर टू टीटागढ़ एंड ऑल दीज गाइज। ये लोग बेसिकली, स्प्रिंग इनका मेन डिवीजन होता था, लेकिन इन्होंने उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे, जो कि एयर स्प्रिंग जिसे बोला जाता है, जो कि मेट्रोज में एंड ऑल दीज, आई थिंक वंदे भारत वगैरह में भी यूज़ होने थे। अब मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ आई थिंक, बट आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द एंसिलरी कंपनीज, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो रहा था। बट देन टू बी ऑनेस्ट मैंने लास्ट कॉन कॉल नहीं सुनी है, सो आई डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ, बट द चार्ट लुक्स ब्यूटीफुल, समथिंग इज गोइंग ऑन डेफिनेटली, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग देयर। देन किसी ने पूछा था मेडी असिस्ट रेलटेल के बारे में, मैंने नहीं पढ़ी ना मेडी असिस्ट ना रेलटेल। CMS के बारे में पूछा है। CMS इज़ बेसिकली कैश मैनेजमेंट सेगमेंट में, तो इनका
बेसिकली 61% ऑफ द बिजनेस कैश लॉजिस्टिक्स से आता है। ये लोग उसमें जो जो आप एटीएम में जो पैसा भरने का काम होता है ना, वो आप बोल सकते हो 60% रेवेन्यू एटीएम से आता है। तो सिक्योरिटी से कैश लेके जाना, कैश भरना, वो वाला धंधा है ये। सस्ता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हेडविंड वो रहती है कि यार यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद आज की डेट में ये एटीएम का यूसेज कम हो रहा है। बट द रियलिटी इज़ कि इतना ज़्यादा यूसेज कम हुआ नहीं है जितना एक परसेप्शन बना है। तो अब वो परसेप्शन मैनेजमेंट भी एक चीज़ है। देखो, रेवेन्यूज़ बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, वैल्यूएशन सस्ती है, नो डाउट सस्ती है, बट कहीं ना कहीं वो परसेप्शन का प्रॉब्लम है इस बिज़नेस में। एंड आई मीन, आई जनरली ट्राई टू रिमेन इन इन कंपनीज जहाँ पे परसेप्शन का प्रॉब्लम ना हो। बट या, आई थिंक इट इज़ अ रीजनेबल बिजनेस एट रीजनेबल वैल्यूएशन, लेकिन टेक्निकली वीक है, इसलिए आई स्टे अवे। एमरल्ड फाइनेंस की बात बात हो रही है। एमरल्ड फाइनेंस हमने कवर करी हुई है। आई थिंक लास्ट जब हमने कवर भी करी थी तो हमने ये बोला था कि भाई बहुत ही छोटी कंपनी है, एंड इसका सेगमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि इनका मेन सेगमेंट था, विच वाज बेसिकली, नाम भी भूल गया, जो ये बेसिकली वो देते थे कंपनीज़ को, एम्प्लॉयज़ को जो लोन देते थे, एडवांस सैलरी, राइट। लेट मी ओपन द शीट। एमरल्ड। तो अपने को जब पढ़ने पे ये समझ में आया था कि भाई जो इसका ओवरऑल रेवेन्यू है वो उस सेगमेंट से जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उससे रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मतलब लास्ट टाइम ऑल्सो आई सेड कि भाई मेरा होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा मिनिस्क्यूल है, एंड देयर फोर आई एम मोर इनटू, देखेंगे आगे जाके क्या होता है, एंड देन विल डिसाइड टाइप। एंड अभी भी वही है, आई एम जस्ट ट्रैकिंग द कंपनी, आई एम वेरी कॉशियस बिकॉज द साइज ऑफ द कंपनी इज़ वेरी स्मॉल, द ग्रोथ इज़ कमिंग। लेटेस्ट कॉन कॉल में भी इन्होंने नए एवेन्यूज़ की बात करी है जिनसे ग्रोथ आएगी, बट छोटी कुछ ज़्यादा ही है कंपनी। तो थोड़ा ध्यान से भाई, प्लीज़ प्लीज़, नो रिकमेंडेशन, नथिंग, एंड बी कॉशियस यार। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, धंधा अभी भी ठीक चल रहा है, बट वॉलिटिलिटी इज सो हाई एंड द कंपनी सो स्मॉल दैट यू नीड टू मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। आई थिंक इतनी छोटी कंपनी में बड़ा एलोकेशन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं तो नहीं कर सकता। ब्लू जेट के बारे में, ब्लू जेट का एक्सपोर्ट डेटा इस बार भी बहुत ही अच्छा आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। आई कंटिन्यू टू होल्ड, आई हैव इट इन माई पोर्टफोलियो, सो नो रिकमेंडेशन। एंड देन bempedoic acid हमने, आई थिंक द व्यू हैज़ नॉट चेंज, सो प्लीज़ वॉच द द वीडियो दैट वी डिड ऑन दिस, एंड द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। टेक्निकली भी ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक है, नो इश्यूज़ हेयर। कोटियार्क के बारे में कोई पूछ रहा है, तो कोटियार्क भी आई थिंक अगर आप इसको शीट में देखोगे, इट लुक्स लाइक इट इज़ वेरी चीप, राइट। सो काफ़ी लोग बोलेंगे यार ये सस्ता इतना ज़्यादा है। अच्छा, अभी तो खैर इसमें प्राइस शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सो लेट मी ट्राई टू रीलोड इट। एनीवेज, वी कैन सी क्या प्राइस है। कोटियार्क का भाव चल रहा है ऑलमोस्ट 331। सो टू बी ऑनेस्ट, द शीट इज शोइंग कि भाई 300% का केगर बन सकता है, एंड शोइंग क्रेजी क्रेजी रिटर्न। एंड दैट इज वाई आई से कि भाई ये नंबर देखकर इन्वेस्टिंग नहीं कर रही है, वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द स्टोरी बिहाइंड इट एंड द चार्ट्स बिहाइंड इट। सो अगर आप इसका चार्ट देखोगे, सो कोटियार के पास बायोडीजल बनाने की कैपेसिटी है, एंड इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये जितने सेल कर रहे हैं, जितनी ये सेल कर रहे हैं, इसका 10 गुना रेवेन्यू कर सकते हैं। सो राइट नाउ देयर कैपेसिटी इज ओनली 10% यूटिलाइज। सो 280 करोड़ की जो सेल है, दे कैन डू 2500 2800 करोड़ सेल्स विदाउट डूइंग अ सिंगल रुपी ऑफ केपेक्स। बट प्रॉब्लम इज द एंटायर बिजनेस इज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट आज की डेट में इंडियन ऑयल एंड इन लोगों को फोर्स नहीं कर रही है टू ब्लेंड। सो इथेनॉल में फोर्स कर रही थी, इथेनॉल ब्लेंडिंग आज की डेट में 20% के भी ऊपर जा चुकी है। अब गवर्नमेंट बोल रही है भाई 30% पे लेके जाएंगे। 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग का टारगेट था 2030 का। इथेनॉल टारगेट जो है ऑलरेडी 20% रीच हो चुका है। आज की डेट में इंडिया में 20% इथेनॉल मिक्स हो रहा है पेट्रोल पे। इसका टारगेट जो है 2030 का, बायोडीजल का, डीजल में भी मिक्स होना था, उसका टारगेट है 5% का 2030 का। आज की डेट में शायद 0.5% या 0.6% मिक्स हो रहा है। इनके कुछ टेंडर्स निकले थे जिसमें दे वन द टेंडर्स, तो उस वजह से कहीं ना कहीं लग रहा था कि जब हमने ये पढ़ा था तो हमको लग रहा था कि भाई 2026-27 में बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स आएंगे, 300 करोड़ से सीधा 800 करोड़ और 2200 करोड़ तक जा सकता है। बट अभी 2-3 महीने पहले वो टेंडर कैंसिल हो गए, इंडियन ऑयल और उसने टेंडर कैंसिल कर दिए, तो ये रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं। सो इसको रिविजिट करना पड़ेगा, एंड इसीलिए स्टोरी को भी ट्रैक करना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या हो रहा है। एंड चार्ट तो ऑब्वियसली हमको सारी स्टोरी बता ही देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये ब्रेक डाउन स्टेज 4 स्टॉक है। तो भाई जब तक स्टेज 4 स्टॉक है तो क्यों उसको ज़्यादा दिमाग लगाना है, स्टेज 4 में रहने दो, पड़े रहने दो, कुछ ज़्यादा हाथ पैर मत मारो। ऐसी कंपनीज ट्रैक होती रहेंगी, ट्रैक होती रहेंगी, जब आएगा स्टेज 2 में टेंडर वापस से मिलेंगे तो 10% ऊपर ले लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार, इसके नंबर्स जो हमने फंडामेंटली देखा वो तो 8,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने और केपेक्स करने की भी बात कर रहे हैं ये।
तो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है 5% ब्लेंडिंग करने पे, तो इनके नंबर्स नहीं आएंगे। अगर गवर्नमेंट ब्लेंडिंग करेगी तभी आएंगे। तो ट्रैक करना है और देखते रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अभी तो स्टोरी प्ले आउट ही नहीं हो रही, नंबर्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि टेंडर ही नहीं निकल रहे हैं। टेंडर जो निकले थे वो भी कैंसिल हो गए। टारिल, किरी, ऋषभ, दो तीन कंपनियां और फटाफट देख लेते हैं। सो टारिल फॉर एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, आई थिंक इट इज़ अ कंपनी जहाँ पे बढ़िया नंबर्स आएंगे, कोई इशू नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ी सी कंसर्न है अगर आप इसमें भी देखोगे। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू डोंट इवन नीड टू आस्क, बिकॉज द डॉक एंड शीट टेल यू एवरीथिंग एंड द चार्ट। सो आई मीन द आइडिया इज़ कि भाई आप लोग ये क्वेश्चंस खुद ही इनके आंसर्स ढूंढ सको। देखिए नंबर्स इस बार बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं। 2000 करोड़ की सेल थी, इस बार 3500 करोड़ की सेल की प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ही बोलूँगा, मैनेजमेंट की गाइडेंस है। प्रॉफिट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन मेजर कंसर्न इज वैल्यूएशन काफ़ी प्राइस्ड इन है, ऑलमोस्ट 60 70 का पी दिखता है। तो वो ज़बरदस्त नंबर्स आने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन उतना नहीं दिखता है जितना कि होना चाहिए। बट ये गिरेगा नहीं। वाई? बिकॉज द नंबर इज़ गारंटीड। 2026 में बहुत ज़बरदस्त नंबर आने वाले हैं, इस वजह से स्टॉक गिरेगा नहीं। लेकिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो हमको नहीं पता, क्योंकि वैल्यूएशन कंसर्न है यहाँ पर। वैल्यूएशन इज ऑन दी हायर साइड। देन किरी, ऋषभ। सो किरी तो अपन हर बार ही डिस्कस करते हैं, किरी में कोई नया इवेंट नहीं हुआ, अक्टूबर में पैसे आएंगे, अक्टूबर में बात करेंगे। तो अक्टूबर तक तो कुछ खास होना नहीं है इसमें, वेट ही कर रहे हैं भाई, पैसे आएंगे तो कुछ होगा। किरी के बाद ऋषभ। सो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट आए थे, आई थिंक स्टोरी तो सेम ही है। इसका वो जो ऑटो वाला बिजनेस है वो कम हो रहा है, जो ये वाला बिजनेस है इलेक्ट्रिकल वाला बिजनेस वो इंप्रूव हो रहा है, डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट डेटा भी अच्छा है इसका। नंबर्स भी अच्छे ही आए थे इस बार, लेकिन मार्जिन थोड़े से और बेटर हो सकते थे। बट इंक्रीमेंटली इट इज़ अ स्टोरी ओवर नेक्स्ट 2 3 ईयर्स, इट शुड स्लोली प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट 2 3 ईयर्स। एंड ये जो मार्जिन है 7% के, ये आराम से 12 13% के पहुँचेंगे। एंड टॉप लाइन ग्रोथ भी इस साल तो नहीं आएगी FY 26 में कोई ज़्यादा, FY 27 28 में टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ भी आएगी। तो सेम ही स्टोरी है। आई थिंक आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ, आई थिंक हर बार वही स्टोरियाँ गा गा करके मैं भी थक गया हूँ। सो देन सहसरा इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम नॉट ट्रैकिंग। टैक इन्फोसेक कोई बोल रहा है नॉट ट्रैकिंग। बोंडाडा आई एम नॉट ट्रैकिंग। स्काई गोल्ड की बात कर रहा है कोई, स्काई गोल्ड आई यूज टू ट्रैक, आई डोंट ओन इट। इसमें मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज मिले थे, सो आई स्टॉप ट्रैकिंग इट, आई डू नॉट ओन इट। बट नंबर्स तो आ ही रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, नाप्शन अप ग्रोथ आ ही रही है, बट एक्टिवली नहीं ट्रैक कर रहा है। एंड देन अभी कंपनी स्टेज 4 में जाती दिख रही है थोड़ी थोड़ी। सो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो नाउ आफ्टर ऑल द राइज दैट हैज़ हैपेंड। श्री गणेश रेमेडीज़ के बारे में कोई बात कर रहा है, तो सेम है, वी आर वेटिंग फॉर द नंबर्स टू शो अप इन द शिपिंग डेटा। इसमें सडन नंबर्स आएंगे, कब आएंगे किसी को नहीं पता। इन्होंने कुछ सैम्पल्स भेजे थे फार्मा के वो सैम्पल्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट थे। उसका प्रोडक्शन और नंबर्स में कब आएगा हमको मालूम नहीं है, बट उसका शिपिंग डेटा हम ट्रैक करते रहते हैं एक्टिवली। अभी तक नहीं आ रहा है, सो वील जस्ट वेट, शांति से वेट करेंगे जब तक कि वो अपने को दिखता नहीं है शिपिंग में। स्टोरी अपने को ऑलरेडी मालूम है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो ब्लैक रॉक के बाद काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। बट आई थिंक मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि आप इसकी मार्केट कैप देखो, 1,86,000 करोड़ की मार्केट कैप है। द रेवेन्यूज़ आर 2,000 करोड़। देयर कैन बी वेरी वेरी गुड ग्रोथ, देयर कैन बी वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स। लेकिन अपने को एक चीज़ ये देखनी है कि इसमें जो मेजर प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली में स्टैंड अलोन में नहीं आ रहे हैं, वो कंसोलिडेटेड में आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये लोग 6.5% रिलायंस को ओन करते हैं। तो इनकी जो मेजॉरिटी वैल्यूएशन है वो रिलायंस की ओनरशिप से ज़्यादा है। सो फॉर एग्जांपल इनका बिजनेस इवन तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन ये जो 19 लाख 20 लाख करोड़ का जो भी 6 7% स्टेक इनके पास है जियो फाइनेंस के पास, इनकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे तो इसके जो ट्रिगर है ना वो रिलायंस का स्टॉक से ज़्यादा चलता है इंस्टेड ऑफ जब जो मेजर बिजनेस है। तो इस वजह तो इसमें आपको ये इन्वेस्टमेंट दिखाएगा ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की, एंड ये वही स्टेक है बेसिकली। तो इसको ट्रैक करना मतलब कि इंटरेस्टिंग है। धंधा तो अच्छा ही कर रहा है नो डाउट, एंड ट्रिगर्स भी बहुत ही बड़े बड़े लाइंड अप है। देन सांगवी मूवर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, शिलचर। सो शिलचर आई थिंक ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, नथिंग न्यू हैज़ हैपेंड। बेसिकली ये सोलर ट्रांसफार्मर बनाता है, यूएस एंड बाकी डेवलप्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, सारी शीट्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ इसी में आप ट्रैक करो। धंधा कुछ नहीं चेंज हुआ है, सब कुछ सेम ही है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन महंगी है, लेकिन अब तो इनफैक्ट शीट में भी कुछ नहीं दिख रहा। तो जब हमने डिस्कस किया था तो इसमें शायद 20% का केगर दिख रहा था, अब इसमें -5% का केगर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन इज़ नॉट कंफर्टेबल।
at this point of time. So that is what I would say about Shilchar. Then शिलचर के अलावा सांगवी मूवर्स एंड जनरल इलेक्ट्रिक थी. सो सेम है यार, पावर स्टॉक्स में ना ये जनरल इलेक्ट्रिक है, वो वैल्यूएशन उतना सस्ता नहीं है कि आ, कुछ बहुत ज़्यादा पैसा बनने की उम्मीद है. डाउन साइड प्रोटेक्टेड है क्योंकि नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन अपसाइड नहीं समझ में आता है इनमें. रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से. अगर आप यही देख रहे हो तो यार वो देख लो ना, यश हाई वोल्टेज देख लो. ये तो छोटी कंपनी है, इसमें ग्रोथ भी आने वाली है, इसकी वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, या इसका केपेक्स भी लाइव आने वाला है. लुक एट दिस कंपनी, नंबर्स देखो, उन सबसे बेटर नंबर्स दिखेंगे यहाँ पे, 90, 100, 150 और बढ़िया आएंगे इस बार. सो लुक एट दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी. छोटी है नो डाउट, बट आई मीन देखो मैं थोड़ा सा वैसा ही हूँ. आई लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी. ज़बरदस्ती वो फोमो के चक्कर में और जो सारी दुनिया बात कर रही है वहीं शिलचर और वहीं टारेल में जाकर के घुस जाओ, डजंट मेक सेंस. सो देन व्हाट एल्स, देन पीपल, हाँ सांगवी, यस, सांगवी मूवर्स. सो ये तो इनका तो क्रेन रेंटल वाला बिजनेस है. आई थिंक द चार्ट टेल्स यू द फुल स्टोरी. बहुत हाइप बनी थी इसकी 2024 में. क्रेन का रेंटल के रेट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे. अभी तो रेंटल के रेट्स कुछ ऐसे ज़्यादा हैं नहीं. एंड अभी तो खैर मैं इसे ट्रैक भी नहीं कर रहा, बट आई थिंक धंधा तो काफ़ी सिंपल ही है. अगर आप अभी एक्टिवली मैं नहीं ट्रैक कर रहा, बट हाईली हाईली सिक्लिकल, क्योंकि बेसिकली एसेट है अपना, किराए पे देते हैं. किराया बहुत ही ज़्यादा आता है जब डिमांड होती है, और जब डिमांड कम, जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं या रोड बिल्डिंग है या जो भी जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट केपेक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड देन ये शायद सोलर उसमें भी आ रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है, क्रेन्स में, सॉरी सोलर बोल रहा हूँ, विंड विंड के लिए. सो स्टेज 4 स्टॉक है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. देन कोरियन प्रो नॉट ट्रैकिंग, मोतीलाल ओएफएस, के फिनटेक, कैम, सी डी एस एल, बी एस सी. ये 5 स्टॉक्स थे, पांचों के पांचों कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक हैं. एंड सिंपल है इनका तो फंडा. सी डी एस एल हो या ये सब हो जितने भी हैं, इन इन सब में भाई देखो, अगर मार्केट डज वेल दे डू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. ये मार्केट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे करेंगे. ऑब्वियसली सी डी एस एल इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, वेरी लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक जो कि प्लेटफॉर्म ओन करता है. सेम गोज विद कैम्स. तो कैम्स जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए प्लेटफॉर्म बिजनेस हो गया, एंड ये जो है वो काइंड ऑफ एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म बिजनेस हो गया. सो आई हैव नो डाउट इन द क्वालिटी ऑफ बिजनेस. दीज आर द होल्डिंग्स, अगर आप टाइम पे लेके बैठे हो, दीज आर बाय एंड फॉरगेट नेवर सेल वाली कंपनीज, कैम्स एंड सी डी एस एल. बट बीच बीच में साइकिल प्ले आउट होगी, एंड आई फील अगर मार्केट ख़राब करता है, दे like at least in CDSL the valuations are not comfortable. CAMS still okay, but CAMS में जो growth है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है compared to CDSL, and there is a reason behind it. And the reason is कि as the company grows, their customers जो ये चार्ज करते हैं कस्टमर को फीस, वो उसका जो वो इट इज़ परसेंटेज ऑफ AUM के बेसिस पे, एंड वो स्लैब में डिवाइडेड है. तो जितना बड़ा कस्टमर होता जाता है, द स्लैब जो है वो उनका सस्ता होता जाता है. सो एज अ परसेंटेज दे गेट लेस, मतलब वॉल्यूम तो ज़्यादा आता है बट रेवेन्यू में कम ट्रांसलेट होता है. बट nonetheless I think I really like both the businesses. From the valuation wise there is I mean not very comfortable, but सस्ती वैल्यूएशन पे these are companies, अगर एक बार घुस जाओ तो buy and just hold forever. मोनोपोली टाइप बिजनेस है. देन बी एस सी ओन्स आई थिंक 10% ऑफ सी डी एस एल. बी एस सी इसका प्रमोटर भी है. एंड देन बी एस सी तो बेसिकली इनका तो वही ऑप्शन वाला हिसाब किताब है. दे वर रनिंग अप बिकॉज इनका जो ट्यूसडे एक्सपायरी का डेट इनको मिला है, एंड उसकी वजह से इनकी ज़बरदस्त नंबर्स आ रहे हैं. सो यू कैन लुक एट द नंबर्स, द मार्जिन आर क्रेजी, द प्रॉफिट्स आर क्रेजी. दिस आई थिंक हैज़ बीन अ 100 बैगर और समथिंग इन द लास्ट 4-5 ईयर्स समथिंग. मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रेजी क्रेजी रिटर्न बने हैं बी एस सी में लोगों के. बट आई थिंक दिस नंबर्स आर ऑब्वियसली, क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद एक्सेप्शनल नंबर्स आए हैं. क्यों? क्योंकि लोगों को जुआ खेलना है, लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, एंड दिस इज़ द कंपनी दैट इज़ लाइक रियली बेनिफिटिंग. एंड देन ऑब्वियसली वैल्यूएशन, अभी अगर देखोगे अनाप शनाप वैल्यूएशन है, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं, मतलब दिस लेवल ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट सस्टेनेबल. सो आई थिंक बी स्लाइटली कॉशियस. वैभव ग्लोबल, आई थिंक अपने डेली वाइट्स में भी इसको कवर किया था, सो आई नॉट रिपीट हेयर. आप अभी 1-2 दिन पहले ही कवर किया था. इट इज़ ऑल इंडेक्स, यू कैन चेक द व्यूज़ देयर. अद्वैत इंफ्रा प्रेस्टीज, अद्वैत इंफ्रा यार बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है. तोड़ फोड़ मैनेजमेंट है, इसको हमने कवर किया हुआ है. सो यू कैन लुक एट द, सॉरी मैंने शायद स्पेलिंग गलत डाल दी.
अद्वैत एनर्जी। सो उस टाइम पे हमने जो नंबर्स एक्स्ट्रापोलेट किए थे, द रिजल्ट्स वर मच मच बेटर देन दैट। हमको उस टाइम पे वैल्यूएशन कंसर्न लग रहा था, अभी भी शीट में देखोगे तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दिखेगी। एंड वी अज्यूम्ड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ। हमने 50% की ग्रोथ अज्यूम करी थी, अभी भी 50% की ग्रोथ अज्यूम हो रखी है यहाँ पे, लेकिन वैल्यूएशन महंगी नज़र आती है। एंड देन ये जो फास्ट ग्रोथ कंपनीज होती हैं, अगर ये गाइडेंस को आउट परफॉर्म करती हैं ना, तो ये अलग जोन में चली जाती हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अद्वैत एनर्जी। क्योंकि अद्वैत एनर्जी ने जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज़्यादा ओवर डिलीवर किया है। 200 से 400 करोड़ हुए हैं, ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ आई है, और हमने अजम्पशन में 50% की ग्रोथ मानी थी। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, इवन दो मार्जिन साइड पे डिक्लाइन आया है, हमने मार्जिन इससे बेटर माने थे। दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से the stock did well when we thought that the valuation is very very expensive. But nonetheless I feel the company is great. ये लोग दो नए सेगमेंट में हैं, जो कि एक है फ्यूल सेल प्रोडक्शन, जो कि अगले 2 साल में ये लोग लेकर आने वाले हैं। इसको हमने डिटेल एनालिसिस कवर किया हुआ है, तो आई वुड अर्ज एनीबडी हु आस्क दिस, प्लीज वॉच द डिटेल्ड एनालिसिस एंड यू विल गेट द आंसर्स टू द वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। धंधा क्या है, आई थिंक उसको पूरा डिटेल में हमने बात किया है। बट ये वो तोड़ फोड़ वाला जो ग्रोथ वाला बिजनेस है ना, ये वो है। इनमें अपने को मालूम नहीं होता क्या वैल्यूएशन है, हो सकता है इसको 100 का वैल्यूएशन मिल जाए, और फिर भी ये सो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स इसको वो करना, वैल्यू करना। ये हाई ग्रोथ कंपनीज आर अ डिफरेंट बीस्ट। प्रेस्टीज, आई थिंक आई टॉक टू अ फ्रेंड वेरी रिसेंटली, ही इज इन टू रियल एस्टेट एंड ही टोल्ड मी दैट प्रेस्टीज इन बैंगलोर, पिछली बार जो इनकी सेल्स नहीं हो रही थी, उसने मुझे 6 महीने पहले बोला था, बट आई थिंक लास्ट वीक मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहा था प्रेस्टीज की बहुत यार बढ़िया सेल आ रही है, एटलीस्ट इन बैंगलोर। ही वॉज टेलिंग मी अ लॉट ऑफ हाउसेज गेटिंग सोल्ड, इन्वेंट्री मेरे घर के बाजू में इन्होंने बहुत बड़ा, इनका बिगेस्ट प्रोजेक्ट यहीं पे मेरे घर के बाजू में ही है, एंड इट इज़ मैसिव। प्रेस्टीज रेन ट्री बोल के है, और उसके सामने एक और इन्होंने बनाया है, 2 प्रोजेक्ट हैं आमने सामने। अ, बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस है, बहुत बड़ा रेजिडेंशियल स्पेस है, देन हैदराबाद, मुंबई, देन दे आर एक्सपेंडिंग टू अदर रीजन्स फ्रॉम जस्ट अ बैंगलोर बेस्ड प्लेयर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको वो प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज ऑफ द खाता थिंग एंड ऑल विच वॉज हैपनिंग इन बैंगलोर, एंड इसकी वजह से इनके प्री सेल्स नहीं हो पा रहे थे, बट दैट हैज़ रिवर्स नाउ, द नंबर्स लुक ग्रेट। एंड देन इनको ये जो सडन जंप देख रहे हो, ये 1100 से जो अभी भागा है, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज आरबीआई कट द रेट्स। एंड अगर आप देखो तो ये जो सेक्टर है, होम लोन 8% से 9% से 8% पे अगर होम लोन आता है, दिस इज़ अ सेक्टर दैट बेनिफिट्स द मोस्ट, रियल एस्टेट। सो दैट वाज द रीजन, नॉट जस्ट दिस, ऑल द रियल एस्टेट प्लेयर्स showed very very good improvement. So I think yes, this is the end. We covered the companies that मेरे को दिखी थी, all the companies that you asked for, and we are also out of time. So please let us know अगर आपको कुछ अच्छा, बाय द वे, हाँ, ओरियाना पावर, यस, समबडी सेज ओरियाना पावर। ओरियाना पावर, आई थिंक हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। ओरियाना पावर में मेन इशू जो मुझे लगता था वो था मार्जिन कंप्रेशन का, जो कि हुआ नहीं, मार्जिन इंप्रूव हो गए। आई थिंक लास्ट कॉल में भी अपन ने बात करी थी, तो मैं बोल रहा था भाई ये 20% के मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। टॉप लाइन की ग्रोथ गारंटीड थी, यहाँ से भी टॉप लाइन की ग्रोथ गारंटीड है, ऑर्डर इनके पास बहुत हैं, ये आराम से जो है 1500-2000 करोड़ की सेल करने वाले हैं, तोड़ फोड़ वाली कंपनी है। मेन प्रॉब्लम थी बॉटम लाइन की, जो कि इन्होंने दिखा दिया कि भाई हम मतलब इवन एट दिस ग्रोथ वी कैन मेंटेन द मार्जिन्स, बट द रियलिटी इज दे आर इनटू सोलर ईपीसी बिजनेस एंड नाउ गोइंग इनटू हाइड्रोजन ईपीसी एंड ऑल। सो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी अन ऑप्शन ऑफ वैल्यूएशन नहीं मिलता है, प्लस इट इज़ एन एसएमई कंपनी, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि मतलब आई थिंक इट हैज़ प्रूवन मी रॉन्ग। आई थॉट इनके कैश फ्लो नहीं बन रहे, इस बार कैश फ्लो भी बने हैं, इस बार मार्जिन भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब इट डिड एक्चुअली मच मच बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट आई वुड से। इफ इट कंटिन्यूज देन तो मतलब दिस कैन कंटिन्यू टू डू वेरी वेरी वेल। सो या, आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई थिंक यही रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। प्लीज़ वट एवर योर क्वेश्चन आर, आप पहले से ही बता दो, सो दैट वी कैन ट्राई टू कवर दैम विद इन। एंड अब बहुत सारे, अब इतने सारे लोग स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, सो देर इज़ अ वेरी वेरी गुड चांस दैट आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द कंपनी दैट यू आर आस्किंग फॉर, बिकॉज आई डू नॉट, आई हैव नॉट स्टडीड ऑल द कंपनीज ऑब्वियसली, बट आई विल ट्राई टू कवर वट एवर आई नो। बाय द वे, एक और अनाउंसमेंट है। सो काफ़ी लोगों का पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो बिफोर दिस नेक्स्ट अर्निंग सीजन वी विल हैव अ पीड टूल फॉर यू। सो बेसिकली एनीथिंग विच इज कमिंग इन टू द पीड स्टॉक will be there in the ped tool, so you don't have to because obviously it is not, it is very hard to provide live update, क्योंकि रोज के रोज अर्निंग आती है, एंड पीड जनरली happens in a few days, so you can basically see what is happening in the ped stocks. So I'll stop for now. I'll see you next week with another session. Thank you so much for joining, and have a good evening. Bye bye.